Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई प्लेटफॉर्म। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच द लेक्चर्स टिल द एंड। तो इस वीडियो में हम आपके बीएससी पेपर कल्चर एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर जो है आपका वो लाइफ स्किल के अराउंड होने वाला है। सेकंड चैप्टर का नाम है डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ स्किल क्या होती है। तो जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं अपने लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी सिचुएशन को हमें हैंडल करना पड़ता है। अब सिर्फ़ एग्ज़ाम देने को लेकर के, असाइनमेंट बनाने को लेकर के और जो है क्लास टेस्ट या वाइवा देने को लेकर के इतनी ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। हमें इससे आगे बढ़ करके अपने को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज आवरसेल्व्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ हम कैसे डील करेंगे, आपके अगल-बगल जो लोग हैं उनको उनसे आप प्रोफ़ेशनली कैसे बात करेंगे, एक वर्क एनवायरनमेंट में कैसे डील करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो है मैनेज करनी होंगी। तो अब यही सारी जो एबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छी लाइफ़ बना सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ़ स्किल्स, यानी डेली लाइफ़ की जो सिचुएशन है। अब लाइफ़ में रोज़ आपको एग्ज़ाम थोड़ी लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम एक अलग बात हो गई। तो डेली लाइफ़ की जो सिचुएशंस हैं जिनको आपको हर दिन हैंडल करना होता है, हर दिन चैलेंजेस जो आते हैं, खुद को सँभालने को लेकर के और बाकी लोगों से भी डील करने को लेकर के, इनको बोलते हैं हम लाइफ स्किल्स। यानी एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कौशल की ज़रूरत होती है वो सारे आपके लाइफ स्किल हैं। अब इस चैप्टर के अंदर 4 लाइफ स्किल के बारे में हमको पढ़ना है। सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। पहला है एम्पैथी, दूसरा अडैप्टेबिलिटी, तीसरा कंज़र्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज़, तीसरा है शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज़। तो ये चारों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मेनली इसमें 2 जो है लाइफ स्किल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो चलिए एक-एक करके हम सब पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो पहली जो लाइफ स्किल यहाँ पे बताई गई है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति या समानुभूति, यानी समान अनुभव करना। बेसिकली आपका जो पूरा जीवन है उसमें इमोशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप रोते हैं, आप हँसते हैं, किसी को डाँटते हैं, किसी को पीट देते हैं, इन सब के पीछे आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक इमोशन होता है ना? एक फीलिंग्स होती हैं। उसको समझने की जो कला है, उसी को हम कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना और वैसा ही अनुभव कर पाना ही क्या है? एम्पैथी है, यानी सहानुभूति है। और इट इज़ अ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स दैट अलाउ अस टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी के इमोशंस को समझ पाएँगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके जो झगड़े हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाएँगे एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो एम्पैथी होने के साथ-साथ आपके जो आस-पास का जीवन है, जो लोग हैं जो ये संसार है, वहाँ पे भी आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँगे। So, when we are empathetic, we are able to see things from another person's perspective. तो जब आप एक empathetic person होते हैं, आपके अंदर empathy होती है, तो आप चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से भी देख पाते हैं। दूसरे व्यक्ति का थॉट क्या है, सामने वाले व्यक्ति का जो है विचार क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके किसी भी थॉट प्रोसेस के पीछे उसकी क्या फीलिंग्स हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करते हैं और इसी को बोलते हैं एम्पैथी, है ना? तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, दिस अलाउज़ अस टू रिस्पॉन्ड टू देम इन अ वे दैट इज़ सेंसिटिव एंड सपोर्टिव। अब आप किसी के इमोशंस का ध्यान रखते हुए उसको जब आप उत्तर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो एक सेंसिटिव और सपोर्टिव होता है, यानी फिर उस सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है ना? तो एम्पैथी इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर डेवलपिंग अदर लाइफ स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो बाकी जीवन की लाइफ स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए भी एम्पैथी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इट रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस। तो इसमें एम्पैथी के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले व्यक्ति की आप बात को ध्यान से सुनेंगे और दूसरा रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे ताकि जो कनेक्शन है वो डीपर लेवल पे बन सके। एक होता है अपने कान से सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ जो है बातें सुनना, है ना? यहाँ पे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, कुछ अता-पता ही नहीं लगता। दूसरा होता है कि आप ध्यान से बातें सुनते हैं और इमोशंस को भी समझते हैं कि अच्छा आप रो रहे हैं तो आप जो है आप मेरे कंधे पे आकर रो सकते हैं, कोई बात नहीं।
जो कठिन परिस्थिति है वो थोड़ी देर में निकल जाएगी। इस तरीके से जब आप इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो आप व्यक्तियों के बीच में कनेक्शन जो है वो डीपर लेवल पे बनता है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली एम्पैथी इज़। So there are many benefits to developing empathy. Empathetic people are more likely to have successful relationships. चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात हो, आपका वर्क इन्वायरमेंट हो, आप जो है एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन करके उभरते हैं। सो दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर्स। आपके करियर भी ज़्यादा बेटर होंगे और आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने में, उनको समझने में भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। अब एम्पैथी को डेवलप कैसे करना है, क्या मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, उस पर एक-एक करके हम बात करेंगे। पहला, लिसन एक्टिवली, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी मैंने आपको बताया भी। आपको सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना है, ताकि उनको लगे कि वो जो कह रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं। और जब ऐसा फ़ील करता है आदमी कि उसकी बातों को सुना जा रहा है, तो अपनी बातों को वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करता है ना? So when someone is talking to you, really listen to what they are saying. Pay attention to their body language, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे ध्यान दीजिए। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चाहे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करते हो तो भी कोई बात नहीं। आप उसको एक तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है। यानी सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को तो आप समझेंगे ही, अपना भी इमोशन समझें, ताकि ऐसा ना हो कि अपने ही इमोशन से आपका कंट्रोल खो जाए और सामने वाले व्यक्ति को आप पीट बैठें, है ना? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशन, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स। पे अटेंशन टू हाउ यू फील इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपको कैसा महसूस होता है और वो जो इमोशंस हैं उनके पीछे क्या कारण है? ये सारी चीज़ों अपने इमोशंस के प्रति भी आपको समझनी है। तीसरा, बी ओपन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जब आप एक एम्पैथेटिक पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति को भी समझना है, तो इसके लिए आपको उनका पर्सपेक्टिव क्या है, इसके लिए रेडी रहना चाहिए। हो सकता है आप किसी भी टॉपिक के बारे में दूसरे तरीके से सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, सामने वाला व्यक्ति उस टॉपिक के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तो आपको उनका भी पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको जो है सोंटा लेके पीटने लग गए कि तुम नेगेटिव कैसे बोल सकते हो। वो हो सकता है वो व्यक्ति सही बोल रहा हो, आपके अंदर ही कोई बायसनेस हो। सो दिस कैन बी डिफिकल्ट, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एम्पैथी। आपको उस डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना आना चाहिए, उनको समझना आना चाहिए। चौथा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंपैशन। यानी आपके अंदर एक करुणा की भावना होनी चाहिए, चाहे जीवों के प्रति हो, चाहे व्यक्तियों के प्रति हो। आपके अंदर एक कंपैशन की भावना होनी चाहिए, ताकि आप दूसरों को अपना सपोर्ट दे पाएँ। So when someone is going through a difficult time, be compassionate and understanding. जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है, कठिन समय आता है, तो आपको उसको जो है और ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना है। आप एक करुणावान व्यक्ति होने के नाते, एक कंपैशनेट व्यक्ति होने के नाते आप उसके कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए और उस वक़्त अपना जो सहारा है उसको दीजिए। ऑफर योर सपोर्ट एंड लेट देम नो दैट यू केयर फॉर देम। तो ये हो गया एम्पैथी। पहला जो स्किल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरी स्किल थी अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलनशीलता। तो अब देखो जो संसार है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। नई-नई चीज़ें आती हैं, है ना? नए-नए इनोवेशंस होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तरीकों में चेंज होता है, बदलाव आते रहते हैं। तो इन कंडीशंस के हिसाब से हमें अपने आप को भी चेंज करना होता है। इसी को बोलते हैं अडैप्टेबिलिटी, यानी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को भी बदल लेना, यही है अनुकूलनशीलता। सो अडैप्टेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू और चेंज्ड कंडीशंस क्विकली एंड इफेक्टिवली। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है दैट कैन हेल्प अस टू सक्सीड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, फ्रॉम आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स टू आवर करियर। और करियर के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अडैप्टेबिलिटी। और ये जो जो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड द स्किल्स दैट वी नीड टू बी सक्सेसफुल आर आल्सो चेंजिंग। और हमें सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है वो भी लगातार जो है बदल रही हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है वहाँ पे पहले के टाइम पे कोडिंग जो है मैनुअली होती थी, लोग हाथ से कोड्स लिखते थे। उसके बाद फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, ज़्यादातर काम जो है, ज़्यादातर कोड्स आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लिख दे रहा है।
तो अब आपको नई स्किल्स की ज़रूरत है। आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीखना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को जो है ट्रेन करना आपको आना चाहिए। एआई का जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना आना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी के डोमेन को लेकर के हो गया। इसी तरीके से एजुकेशन में भी बदलती हुई चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, है ना? ताकि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप खुद को अडॉप्ट कर पाएँ। और adaptable people are able to learn new things quickly and adapt their skills to meet the changing demands of the environment। वरना फिर कोई नई चीज़ आएगी तो फिर आपको घबराहट होने लगेगी कि मेरी तो जॉब चली जाएगी, है ना? इसके बजाय जब आप एक सीखने का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो फिर आप नई चीज़ों में भी अपना करियर बना लेते हैं। So adaptability skills are a type of soft skills. It means that they reflect how a person works and interact with others in a workplace। और ये आपको किसी कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खुद से सीखने के लिए तैयार रहें, नए एक्सपीरियंसेस को जो है सीखने के लिए तैयार रहें, ताकि बदलते हुए एनवायरनमेंट्स में आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। अब एडाप्टेबिलिटी कैसे डेवलप करनी है? कुछ बातों का आपको ख़्याल रखना है। पहला, बी ओपन टू चेंज। बदलाव के प्रति आपका एक सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है कि कोई नई चीज़ आ गई तो पुरानी चीज़ जो है अब छूट जाएगी, हम तो वही जानते हैं, नया हम नहीं सीखेंगे। ये नज़रिया नहीं रखना है। तो अडॉप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स चेंज एंड व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। कोई नई चीज़ आई है तो उसमें और बेहतर करेंगे। रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज़ इनएविटेबल। और जो बदलाव है ये आप रोक नहीं पाएंगे, ये होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। एंड दैट अडॉप्टिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस लीड्स टू प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आप नई चीज़ें सीखेंगे तो आपका प्रोफेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा और पर्सनल डेवलपमेंट में भी होगा। दूसरा, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी एक बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर जब क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ों को सीखने की इच्छा होती है, विलिंगनेस टू लर्न, तो आप और ज़्यादा एडैप्टेबल हो जाते हैं अपने आप। बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स। नई चीज़ों को कैसे करना है, नए आइडियाज़ क्या-क्या आ रहे हैं, उन सबको सीखने के लिए तैयार रहिए हमेशा। दिस माइंडसेट अलाउ यू टू अडॉप्ट मोर ईज़िली टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। तीसरा, बी रेज़िलिएंट। रेज़िलिएंट का मतलब है कि कभी आपको सेटबैक फ़ील होता है या आपके प्लान्स काम नहीं करते हैं, आप जो है हार जाते हैं कहीं, तो डिस्करेज्ड महसूस नहीं होना है, बैठ नहीं जाना है हार के। इंस्टेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। चौथा पॉइंट, सीखना है आपको कंटिन्यूअसली। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग स्किल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएँगे। इंडस्ट्री ट्रेंड्स को लेकर के खासकर जब आप प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं, प्रोफ़ेशनल जॉब्स में जाते हैं या फिर सरकारी नौकरी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लाइफ़ स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअसली सीखना है, खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उसमें, उन लोगों में अडैप्टेबिलिटी हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही कोई नई चीज़ आती है उनके डिपार्टमेंट के अंदर तो वो तुरंत परेशान हो जाते हैं कि नई चीज़ सरकार ने लॉन्च कर दी है, अब डिपार्टमेंट में नया कुछ सीखना पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनमें हमें कम देखने को मिलती हैं, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि वो अडैप्टेबल नहीं बना पाए अपने आप को। तो अगर वो हमेशा सीखते रहते, एक लर्निंग माइंडसेट होता उनका, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा तैयार रहते, तो उनकी जो सिचुएशन है वो और बेहतर बन पाती। तो हमेशा नॉलेज को एक्वायर कीजिए, नए स्किल्स को डेवलप कीजिए, नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप हमेशा रेलेवेंट बने रहें अपने फील्ड के अंदर। फिफ्थ है, सीक न्यू एक्सपीरियंसेस। नए एक्सपीरियंसेस का अनुभव कीजिए। आप नए अनफ़ेमिलियर एनवायरनमेंट्स को भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नई एक्टिविटीज़ को ट्राई करने की कोशिश कीजिए और हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। आपका कभी कोई प्लान काम नहीं करता है, कोई अप्रोच काम नहीं आती है, तो उसको चेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। एक रिजिडिटी अपने अंदर मत रखिए, कठोरता अपने अंदर मत रखिए। जैसी परिस्थितियाँ बने उस हिसाब से अपने आप को बदल लेना है। ठीक है? तो ये है एडैप्टेबिलिटी। अगला टॉपिक तीसरा, कंज़र्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब है जो भी प्रकृति में अपने आप उपलब्ध है मानव जाति के लिए, हमारे कंज़म्पशन के लिए, उसी को बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस। यानी इन्हें हमें पैदा नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली नेचर ने हमको प्रोवाइड कर रखा है।
सो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हमको फूड प्रोवाइड करती हैं। पानी से हम पानी अपना जीवन चलाते हैं। एनर्जी, मिनरल्स मटीरियल्स, ये सारी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अब इनको कंज़र्व करने का क्या मतलब है? तो अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इनफ़ाइनाइट तो है नहीं, दीज़ रिसोर्सेज आर नॉट इनफ़ाइनाइट, लेकिन जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं ये इंक्रीज़िंग प्रेशर उनके ऊपर डालती जा रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा है उनका, और जो रिसोर्सेज हैं वो अब धीरे-धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनको कंज़र्व करने की ज़रूरत है। तो कंज़र्विंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स द प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ दैट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। यानी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज़ हैं ये इस तरीके से हों ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इनको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम इस्तेमाल कर सकें और सस्टेनेबल मैनर में इनका इस्तेमाल हो। यानी हम अपने ज़रूरत के अनुसार अपने लेवल पे इस्तेमाल कर लें और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचे रहें, ख़त्म ना हो जाएँ। वरना पता लगा सारा पानी हम ही जनरेशन जो है पी गए, आने वाली जनरेशन के लिए पानी ही नहीं है, उनको कुछ और खोजना पड़ रहा है पीने के लिए, है ना? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज़ का कंज़र्वेशन हो। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें कंज़र्व करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज़ को। सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। अगर सब हमने ही यूज़ कर लिया सारे नेचुरल रिसोर्सेज़, तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी? है ना? तो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, दीज़ आर फाइनाइट, ये लिमिटेड अमाउंट में है, और जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है इसकी वजह से ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ये तो इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है रिन्यू होने में। तो इसीलिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि हम एनवायरनमेंट को और अपने फ्यूचर जनरेशंस को उनकी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा कर सकें ये नेचुरल रिसोर्सेज। सो दैट इज़ व्हाई द कंजर्वेशन इज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को जो है मेंटेन रखने के लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सेसिव यूज़ होगा रिसोर्सेज का तो जो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है इस पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। तो जो फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड्स हैं, ओशियंस हैं, इन पे प्रभाव पड़ने वाला है, और जो जंगली जीव हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनकी जो उनका जो रहना होता है, हैबिटेट है, वो कोलैप्स कर जाएगा और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका फिर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, फिर उससे भी हमें डील करना है। इसलिए भी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ज़रूरी है। सो द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है उनका, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं इनकी वजह से, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट का कुछ अता ही पता नहीं रहता। कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी ठंड बढ़ जाती है, कभी भी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना? तो मौसम में बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं। इनका एक फैक्टर यही है कि जो रिसोर्सेज़ हैं उनका बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है, क्लाइमेट में चेंज दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हों इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ पे हम ज़्यादा ध्यान दें, जैसे विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। फॉसिल फ्यूल्स जैसी जो चीज़ें हैं, ये हम अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी रोका जा सकता है। चौथा, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कंज़र्वेशन के, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म इंडस्ट्री, मछली पालन हो गया या एनर्जी सेक्टर है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है। अगर इनका ओवर यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा तो ये कम हो जाएंगे, तो इनकी वजह से जो इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा वो फिर बहुत बुरा होने वाला है।
ओवर यूज़ और डिप्लीशन ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन लीड टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। उसकी वजह से फिर इन सब की कॉस्ट भी बढ़ेगी, जॉब्स भी चली जाएंगी लोगों की इन सेक्टर्स में। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का हमें इस्तेमाल करना है ताकि जो सॉइल की हेल्थ है वो बनी रहे, पानी जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी हमेशा रहे, ताकि जो फूड हमें मिलता है, प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, ये सब एक मेंटेनेंस लेवल पर रहे। फिफ्थ, ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्लीन एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, वरना फिर हमारी जो बॉडी है उसमें डिजीज़ेज़ हो जाएंगी। अगर एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हो जाएंगी, पानी गंदा पी लोगे तो वाटर बॉर्न इलनेस हो जाएगी, खाना खराब खाओगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इस वजह से भी, ताकि सब चीज़ों की हेल्थ बनी रहे, प्लैनेट की भी हेल्थ बनी रहे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हेल्दी हो और हमारी बॉडी भी हेल्दी हो, तीनों एक वेल बीइंग लेवल पे काम करें, इसके लिए भी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर थर्ड टॉपिक, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ द लास्ट वन, शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज। तो इसमें नॉलेज रिसोर्सेज है। नॉलेज रिसोर्स का मतलब होता है कि वो सारी सभी चीज़ें जिसमें नॉलेज होती है, जिसमें ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ें होती हैं। ऑल द मटेरियल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशंस व्हिच कैन बी शेयर्ड विद अदर्स आर नोन एज नॉलेज रिसोर्सेज। जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनीथिंग जिसमें भी नॉलेज है, जिसमें भी थोड़ी बहुत ज्ञान की चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं नॉलेज रिसोर्सेज। और शेयरिंग का मतलब है इन्हीं रिसोर्सेज को दूसरों व्यक्ति को भी बांटना है, दैट वही है शेयरिंग ऑफ नॉलेज रिसोर्सेज। एंड शेयरिंग दीज रिसोर्सेज मीन्स मेकिंग देम अवेलेबल टू अदर्स सो दैट दे टू कैन बेनिफिट, ताकि उनको भी इससे जो है बेनिफिट हो इस नॉलेज शेयरिंग से। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, experiences and skills to a wider audience. This expands knowledge and develops new understanding. सभी के पास जब नॉलेज होती है, नई चीज़ें भी वो भी सीखते हैं, उनको नया पर्सपेक्टिव मिलता है, उनको नए नॉलेज के बारे में पता चलता है, नए एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए नॉलेज रिसोर्सेज जो है ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। पहला रीज़न ये है कि शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज हेल्प्स टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो सभी के पास जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और वो सूचित निर्णय ले पाते हैं, दे कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सेकंड, इसकी वजह से इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इफ़ एवरीवन हैज़ द रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस, तो उनके पास न्यू आइडियाज़ और न्यू पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और जिसकी वजह से इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है लोगों की। तीसरा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉलेज शेयरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, खुद ही परेशान है, आप किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे, 2-4 लोग मिल के सॉल्व करेंगे, तो ज़रूर वो सवाल जो है हल हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गणित का ही सवाल हो, किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है। तो आप नॉलेज शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो आपके खुद की भी एक्सपीरियंसेस में इंक्रीमेंट होता है, और दूसरे भी इससे बेनिफिट फ़ील करते हैं। अब कई सारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू नॉलेज शेयर करी जा सकती है। पहली बात तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉलेज रिसोर्सेज़ को शेयर करने के लिए आपकी इच्छा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ज्ञान मेरे पास है, तो मेरे पास ही रहना चाहिए, दूसरों व्यक्ति तक नहीं पहुँचना चाहिए, तो ये एक बहुत कंज़र्वेटिव माइंडसेट हो गया। अ इसकी जो ड्रॉबैक है वो भी देखने को मिलती है। जब आप दूसरों से बात करते हैं, अपना नॉलेज दूसरों को शेयर करते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ती है। उनसे आप क्वेश्चन करते हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछता है, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है ना? तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान बाँटेंगे तो घट जाएगा। हमेशा से हमारी परंपराओं में हमें ये सिखाया जाता रहा है कि ज्ञान जो है वो बाँटने से बढ़ता है। नाउ देयर आर मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच नॉलेज कैन बी शेयर्ड। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का पहला तो इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने कई सारे इंस्टाग्राम पे पेजेज़ देखे होंगे, या फिर यूट्यूब के पेजेज़ देखे होंगे, जहाँ पे
लोग कविताएँ लिखते रहते हैं या फिर कोटेशंस लिखते रहते हैं या फिर छोटी-मोटी 4-5 लाइनों की कोई पोएम, कहानियाँ वगैरह लिख दी। तो ऐसे अपने नॉलेज को, अपनी जो विचार है उसको साझा करने का प्रयास करते रहते हैं। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे तो कचड़ा ही भरा पड़ा रहता है। ख़ैर वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉलेज को शेयर करने के लिए। दूसरा ऑफ़लाइन मीडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, जहाँ पे आप इन पर्सन इंटरैक्ट कर सकते हैं। बुक्स और आर्टिकल्स जो है ये एक परमानेंट सोर्स हो जाती है नॉलेज की। तो इस तरीके से ये ऑफ़लाइन मीडियम्स हैं। तीसरा कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग के थ्रू भी नॉलेज को शेयर किया जा सकता है। कोलैबोरेशन जब आप किसी इंटर्नशिप पे काम कर रहे होते हैं या फिर जॉब रोल पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट के साथ एंगेज करते हैं। उनकी फ़ील्ड ऑफ जो नॉलेज है, वहाँ पे आपको नॉलेज एक्सचेंज मिलता है। उनके नए पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलते हैं। जो आपको लीडर होता है, वो आपको नई इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। तो कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, नेटवर्किंग इवेंट्स जो होते हैं, उनको अटेंड करना, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग जो है ये भी नॉलेज को शेयर करने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया है। सो यू कैन शेयर योर नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स एज़ वेल। सो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी समाप्त होता है और हमने पढ़ लिए हैं चारों टॉपिक्स शेयरिंग नॉलेज, रिसोर्सेज़। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे आपको कुछ पीवाईक्यूज़ लिखे हुए मिल जाएँगे। जैसे एक शॉर्ट नोट्स लिखने को आया था कि इन टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड, यानी अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सभी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकता। ये एक गांधी जी ने कहा था कथन। ये उन्हीं का कोटेशन है। इसी को आपको डिस्क्राइब करना है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम प्रॉपर लेवल पे उनका इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है बिना एक्सप्लॉइटेशन किए उतना ही इस्तेमाल करें, तो हमारी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी और अर्थ जो है वो एक सुरक्षित भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। लेकिन अगर हम ग्रीडी हो जाएँगे, लालची हो जाएँगे कि सब कुछ एक्सप्लॉइटेशन ही कर लेना है, जितने रिसोर्सेज़ हैं उनका हमें यूज़ ही कर लेना है, सब कुछ ख़त्म ही कर देना है, तो फिर उसके लिए फिर खामियाज़ा भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस पे शॉर्ट नोट्स लिखते हुए इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंज़र्व नेचुरल रिसोर्सेज़? मैंने आपको पहले ही ऊपर से थर्ड टॉपिक में इसको बता दिया था कि इम्पोर्टेंट क्यों है नेचुरल रिसोर्सेज़ को कंज़र्व करना। तो आंसर भी आपको यहाँ पे लिख के दे दिया गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से आप नोट्स को डाउनलोड करके आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। इंस्टाग्राम पेज एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.